नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आपको अजय नदी के पुल से सनसेट पॉइंट दिखाने के लिए आए थे, बट बादल है, हवा चल रही है और शायद थोड़ी देर भी हो चुकी है, जिसके कारण आज सनसेट क्या सूर्य ही नहीं दिख रहा। तो सनसेट कहाँ से होगा जब सन ही नहीं, तो सनसेट कहाँ से। अब आज हम खड़े हैं अजय नदी के पुल पर। ये अजय नदी का पुल है जिसको कि बिरनिया घाट भी कहते हैं। तो ऐसे इस पुल की जो आधारशिला है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी के द्वारा जनवरी 2003 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य शुरू होते होते लगभग 2006 आ गया था। ये 2006 से यहाँ का इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसको कंप्लीट होते होते लगभग 2008 आ गया। तो यानी शिलान्यास से लेकर बनने में ये लगभग 5 साल का समय लग गया था। हालांकि इतना बड़ा भी कोई ख़ास नहीं है इसकी लंबाई चौड़ाई, लगभग 300-350 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है इस ब्रिज की। तो दोस्तों हाय, आज थोड़ा चेहरा ठीक ठाक लग रहा होगा। शेविंग तो नहीं, ट्रिम थोड़ी करा ली और बाल भी थोड़े छोटे कर लिए। बताइए कैसा लग रहा हो, ठीक ठाक ही होना चाहिए। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और 1-2 दिन पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने कार्यभार संभाला, शपथ लिया और शपथ ग्रहण किया। दोस्तों अक्सर ये बात की जाती है जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कि चलिए बात चलते चलते बात करते हैं। अक्सर ये बात की जाती है कि ये इस बार का जो राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होंगी वो रबर स्टाम्प नहीं होंगी। ये अक्सर बात की जाती है, बातचीत में ये अक्सर आप सुनते होंगे, हर बार ये कहा। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है और उसके बाद जब उसके मूल्यांकन की बात होती है तो अक्सर ये पाया जाता है कि वो भी रबर स्टाम्प। आखिर ये रबर स्टाम्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक सरकार का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी जो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के जो निर्णय होते हैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाते या नहीं जा पाते, या कह सकें कि ऐसे ही लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाता है जो कि उनके बात से बाहर ना जाए। जो सरकार है, जिस दल की या जिन लोगों की जिनकी सरकार है, उनसे बाहर ना जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पीछे यहाँ से एम्स का भी नज़ारा दिखता है, देवघर एम्स, वो आपको दिखा सकूँ, बट संभव शायद नहीं है, कैमरा उतना पावरफुल नहीं है मोबाइल का। तो इसलिए अक्सर ये बात की जाती है कि क्यों राष्ट्रपति रबर स्टाम्प। और राष्ट्रपति के रबर स्टाम्प ऐसा कि जब चाहे मंत्रिमंडल या सरकार में बैठे लोग जब चाहे जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल कर ले। बट कई बार ऐसा देखा गया कि लगता है कि राष्ट्रपति बिल्कुल एक रबर स्टाम्प रहे हैं। लेकिन यदि हम शुरू से बात करें, यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आप रबर स्टाम्प नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा नोक झोंक यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कहीं हुआ है तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। यदि सबसे पहले उनके बारे में 2 किस्से आते हैं कि पहला था कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उनका उद्घाटन हो रहा था, तब प्रधानमंत्री चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जी यानी कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति उसके उद्घाटन में ना जाए। उनको लगता था कि एक सेक्युलर स्टेट, हमारे जो स्टेट हेड हैं उनको ऐसे किसी धार्मिक कार्यों में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा एक मैटर था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई और उनकी शव यात्रा जा रही थी, तो उसमें भी वो पैदल चले गए थे। तो उनको भी लगा कि उसमें भी उन्होंने आपत्ति जताई कि भारत के राष्ट्रपति को इस तरह से पैदल जाना किसी की शव यात्रा में वो शोभा नहीं देता। तो इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि मैं देश का प्रथम नागरिक हूं और नागरिक होने के नाते धार्मिक स्वतंत्रता और मेरी जो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ये मेरा मौलिक अधिकार है। ऐसे में यदि मुझे ही मेरे अधिकारों से वंचित कर दिया जाए तो फिर जनता को ये अधिकार कहाँ से मिलेंगे, कैसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये अधिकार तो मुझे मिलने चाहिए और वो गए। तो इससे ये दिखता है कि राष्ट्रपति
वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक रबर स्टाम्प नहीं थे, लेकिन हाँ उनके बीच एक मर्यादा थी। लोग उनके बीच के जो मतभेद थे वो बाहर नहीं आते थे। यदि सबसे ज़्यादा मतभेद किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच देखा गया है तो वो आपको देखने को मिलेगा ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में। उन दोनों के बीच बिल्कुल एक दूसरे को नकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजीव गांधी राष्ट्रपति भवन को एड्रेस तक नहीं कर रहे थे, उनको बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे हर सारा काम में, हर जगह। और आप देखेंगे कि जैसे एक बीच में एक कहें कि एक टर्निंग पॉइंट आता है 42वां संविधान संशोधन। उसके पहले राष्ट्रपति काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आता है और ऐसे में राष्ट्रपति की सारी शक्तियां ही छीन ली जाती है 42वें, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसमें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं और राष्ट्रपति बिल्कुल एक कठपुतली जैसा लगने लगता है। लेकिन फिर आप आगे बढ़ेंगे, एक राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके बारे में कई मामले आते हैं जब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए बिल को साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है, और कई बार वो उसे लौटा देते हैं। एक बार उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार उन्होंने लौटाया था जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात थी, तो उन्होंने सीधा लौटा दिया ये कहकर कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जब उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में डाल दिया जाता, जेल में चले जाते, भेजा जाता है उनको चारा घोटाले के मामले में। तो वो अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और वो जेल जाते हैं। तो ऐसे में APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ये अनइथिकल तो है, अनैतिक तो है, लेकिन ये असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ऐसे में हम वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। और बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगा और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया। और उसके बाद फिर कई ऐसे बात आता है जब कई ऐसे बिल्स आते हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री यहाँ से एक मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से एक बिल भेजा जाता है पास करके, और वो APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर कलाम साहब बिल्कुल उसे पास कर देते हैं। तो इस मैटर में कई बार विरोधाभास है कि APJ अब्दुल कलाम कैसे राष्ट्रपति थे, क्या वो भी एक रबर स्टाम्प थे या फिर वो एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट थे। उनके बाद बात आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। उनके बारे में खुलकर कहा जाता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो गांधी परिवार की लॉयल थी। एक कहानी है कि बख्तियारपुर के पास एक गांव था, माफ कीजिएगा मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी हर जगह से हार रही थी चुनाव, तो बख्तियारपुर के पास एक गांव था जहां जो चारों ओर बाढ़ से घिरा हुआ था। इंदिरा गांधी जी वहां जाना चाह रही थी, लेकिन ट्रैक्टर चढ़ नहीं पा रहा था, इतना पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर नहीं ले जा पाया। तो हाथी मंगाया गया और उस हाथी पर बैठकर वो लोगों से मिलने गई, और उसके बाद उनकी तकदीर बदली और फिर से उनकी सरकार आई। कहा जाता है कि उस हाथी पर जब बैठी थी तो एक महिला पीछे से इंदिरा जी को बहुत कस के पकड़ी हुई थी ताकि वो गिर न जाए। वो महिला एक युवती कोई और नहीं, हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉयल्टी का भी इनाम मिलता है लोगों को। फिर आगे हमारी बात आएगी, उसके बाद हम प्रणब मुखर्जी की बात आती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये एक मजबूत राष्ट्रपति के रूप में सामने आएंगे और रबर स्टाम्प बनकर नहीं रहेंगे, लेकिन उनके साथ भी फिर वही बात होती है। एक कहीं तो वो बहुत सख्त दिखते हैं और फिर कहीं नरम पड़ जाते हैं। फिर हमारे रामनाथ कोविंद जी बनते हैं। रामनाथ कोविंद जी के बारे में आज तक शायद उनके बारे में ऐसा ही कहा गया, लेकिन अब फिर से ऐसी ही बात की जा रही है कि क्या द्रौपदी मुर्मू एक रबर स्टाम्प होंगी या फिर एक एक्टिव प्रेसिडेंट होंगी। तो क्या वास्तव में भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह होता है या फिर उसका रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किया जा सकता? तो जहाँ तक मेरा मानना है, जितना मैंने संविधान को पढ़ा है, उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि भारत का राष्ट्रपति थ्योरेटिकली, सिद्धांततः रबर स्टाम्प नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। बस उस पावर का इस्तेमाल करने की क्षमता या इच्छा शक्ति होनी चाहिए या इच्छा होनी चाहिए।
क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे ही लोगों को राष्ट्रपति बनाई जाती है जो लोग सरकार से या सरकार में बैठे लोगों के साथ सहमति रखते हैं, असहमति वालों को नहीं। जब राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही थी तो कई बार नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, तो जो भी विचारक थे वो अक्सर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की भूल बीजेपी कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो कब पलट जाए उनके बारे में कहना मुश्किल है। और वैसे भी वो एक मंझे हुए नेता है और बहुत खेले हुए एक अच्छे खिलाड़ी राजनीति के माने जाते हैं। तो चलिए, अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश को एक पहली महिला आदिवासी